हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन बर्न मैनेजमेंट? जलने पर सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है आपका अप्लाई टूथपेस्ट, ऑप्शन बी है रब आइस बर्फ रगड़ना, ऑप्शन सी है आपका, एक सेकेंड, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। ऑप्शन सी है आपका कूल विद वाटर, ठंडे पानी से धोना, एंड ऑप्शन डी है आपका कवर विद ऑयल, तेल लगाना। पहला मैनेजमेंट फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए? यहाँ पे वैसे देखो, जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा आपका नॉर्मल टेप वाटर, जो पानी रहता है नल से आता है, जो ज़्यादा ठंडा नहीं होता, ज़्यादा गर्म नहीं होता। बट क्योंकि वो यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है, हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, कूल विथ वाटर, ठंडे पानी से धोना। एक्चुअली इसका हिंदी गलत लिखा हुआ है, कूल विद वाटर यानी कि आपको पानी से उसको ठंडा करना है, सिंपली जो नॉर्मल वाटर रहता है उसके साथ। ठीक, करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट शुड नॉट बी अप्लाइड ऑन अ वॉल? जलन पर क्या नहीं लगाना चाहिए, जलने पर क्या नहीं लगाना चाहिए? ऑप्शन ए है कोल्ड वाटर, ठंडा पानी, ऑप्शन बी है टूथपेस्ट, ऑप्शन सी है बर्न ऑइंटमेंट, जलन की मरहम, एंड ऑप्शन डी है आपका स्टेराइल कॉज, स्वच्छ पट्टी। अगर कोई बर्न हुआ है उस केस में हमें क्या नहीं लगाना है? हमें नहीं लगाना है टूथपेस्ट, क्योंकि ये जो टूथपेस्ट रहता है ये हीट को अब्जॉर्ब करता है और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ा देता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, टूथपेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ टू स्टॉप एक्सटर्नल ब्लीडिंग? बाहरी रक्तस्राव को कैसे रोका जाता है? ऑप्शन ए है अप्लाई आइस बर्फ लगाना, ऑप्शन बी है अप्लाई प्रेशर दबाव डालना, ऑप्शन सी है मसाज द एरिया जगह की मालिश करना, एंड ऑप्शन डी है यूज वार्म क्लॉथ। अगर कहीं पे एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसको कैसे रोकेंगे? उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो उससे क्या होगा कि वो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो वहाँ पे उन पे जब प्रेशर लगता है तो ब्लीडिंग थोड़ी धीमी हो जाती है और उतने टाइम तक क्लॉटिंग भी हो जाती है। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अप्लाई प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ब्लीडिंग इज़ मोर डेंजरस? कौन सी ब्लीडिंग सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है? कौन सा रक्तस्राव सबसे खतरनाक होता है? ऑप्शन ए है कैपिलरी, ऑप्शन बी है वेनस, ऑप्शन सी है आर्टीरियल, एंड ऑप्शन डी है सुपरफिशियल। कौन सी ब्लीडिंग सबसे खतरनाक होती है? सबसे खतरनाक जो होती है वो आपकी होती है आर्टीरियल ब्लीडिंग, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड होता है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक प्रेशर में फ्लो करता है, जिस वजह से अगर आर्टरी से थोड़ी बहुत भी ब्लीडिंग होती है तो वो डेंजरस होती है। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ अ साइन ऑफ वुंड इन्फेक्शन? वुंड इन्फेक्शन का क्या साइन है, क्या संकेत है? ऑप्शन ए है रेडनेस एंड पस, लालिमा और पश, ऑप्शन बी है इचिंग खुजली, ऑप्शन सी है आपका ब्रूइशिंग नीला पड़ना, एंड ऑप्शन डी है ड्राइनेस सूखापन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है साइन ऑफ वुंड इन्फेक्शन। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेडनेस एंड पस। और जो इन्फेक्शन होता है ना, उसके 5 साइन होते हैं, क्लासिकल साइन, जिनको आप देख के बोल सकते हो कि पर्सन को इन्फेक्शन है। नंबर 1, वहाँ पे रेडनेस होनी चाहिए, देन आपका स्वेलिंग होनी चाहिए, रेडनेस के साथ साथ स्वेलिंग के साथ साथ वहाँ पे पेन होना चाहिए। उसके अलावा वहाँ पे आपका फंक्शन लेसिया यानी कि जो सेल्स हैं उसका फंक्शन नहीं होना चाहिए। एंड फिफ्थ है आपका वार्मथ, वहाँ पे वार्मथ यानी कि थोड़ा सा वो एरिया गर्म होना चाहिए, जिसको आप देख के कह सकते हो कि यहाँ पे जो है इन्फेक्शन हुआ है। 5 क्लासिकल साइन होते हैं इन्फेक्शन के, रेडनेस, वार्मथ, आपका फंक्शन लेसिया यानी कि लॉस ऑफ फंक्शन, उसके अलावा आपका रहता है स्वेलिंग और पेन। ठीक है, यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए करेक्ट, रेडनेस एंड पस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन ओपन फ्रैक्चर? खुले फ्रैक्चर में किससे बचना चाहिए? ऑप्शन ए है बैंडेजिंग पट्टी करना, ऑप्शन बी है टचिंग बोन हड्डी को छूना, ऑप्शन सी है इमोबिलाइजिंग स्थिर करना, एंड ऑप्शन डी है कॉल फॉर हेल्प सहायता बुलाना।
यहाँ पे हमें पूछा गया कि हमें क्या नहीं करना चाहिए या फिर किससे बचना चाहिए। सो क्या नहीं करना है हमें यहाँ पे बोन को टच नहीं करना है, क्योंकि हमें पहले से बता रखा है कि ये ओपन फ्रैक्चर है। ओपन फ्रैक्चर यानी कि खुला फ्रैक्चर, समझ लो आपकी हड्डी जो है वो बाहर दिख रही है। ऐसे में अगर हम उसको टच करेंगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि लाइक हाथ जब गंदे रहते हैं और हम ऐसे टच कर देंगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज CPR स्टैंड्स फॉर। CPR का पूरा नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है कार्डियो प्रेशर रेस्क्यू, ऑप्शन बी है आपका कार्डियो पल्मोनरी रिसस्किटेशन, ऑप्शन सी है आपका सेंट्रल पल्मोनरी रिकवरी, एंड ऑप्शन डी है चेस्ट प्रेशर रेस्पॉन्स। सो CPR का करेक्ट, CPR के लिए लाइक करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसस्किटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट स्टेप इन इमरजेंसी रिस्पॉन्स। सो इमरजेंसी रिस्पॉन्स के टाइम पे आपका फर्स्ट स्टेप, पहला कदम क्या होगा? ऑप्शन ए है गिव CPR, CPR देना, चेक द सीन, स्थान की जांच करना, ऑप्शन सी है आपका गिव वाटर, पानी देना, एंड ऑप्शन डी है टेक पल्स, नाड़ी देखना। सो अगर कोई इमरजेंसी केस है, उस टाइम पे इमरजेंसी कंडीशन है, उस टाइम पे आपको पहला फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, क्या करना चाहिए आपको? तो सबसे पहले आपको देखना है चेक द सीन, यानी कि सीन सेफ्टी। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लो कहीं पे सड़क पे हो और वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है? अब वहाँ पे आप सड़क पे जाते ही उस बंदे को उठाने तो नहीं लगोगे, लाइक उसका पल्स चेक करोगे या फिर उसको CPR भी दोगे, तो वो भी आपका बाद में आएगा। पहले आपको देखना है कि जहाँ पे आप हो वो जगह सेफ है या नहीं। अगर वो बीच रोड पे एक्सीडेंट हुआ है तो सबसे पहले आपको उसको साइड में ले जाना है, देख लेना है आसपास की अभी ये सेफ़ है, यहाँ पे और व्हीकल्स तो नहीं आएंगे। तो इस तरीके सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे सीन सेफ्टी देखनी है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट हैंड पोजिशन फॉर चेस्ट कंप्रेशन। ठीक है, सीने पर दबाव देने के लिए सही हाथ की स्थिति क्या है? ऑप्शन ए है ऑन द अपर चेस्ट, ऊपरी छाती पर, ऑप्शन बी है आपका ऑन द सेंटर ऑफ चेस्ट, छाती के केंद्र पर, ऑप्शन सी है ऑन द रिब, लेफ्ट रिब्स, बाएं पसलियों पर, एंड ऑप्शन डी है बिलो द रिब्स, पसलियों के नीचे। सो करेक्ट पोजीशन क्या होगी आपकी अगर आपको चेस्ट कंप्रेशन देना है CPR में? सो देखो, जो हमारा जैसे मान लो ये हमारा चेस्ट है, ठीक है, ये हमारा चेस्ट है, ये हमारा जिफॉइड प्रोसेस है। तो जब हम चेस्ट कंप्रेशन देते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो जिफॉइड प्रोसेस है उसके सामने से थोड़ा लेफ्ट एरिया में, लाइक आपका जो निप्पल है इसके नीचे, यहाँ पे हम कंप्रेशन देते हैं। बट ऐसा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। सो हम जो करेक्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे वो करेंगे ऑप्शन बी, ऑन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। अगर ये होता कि ऑन द सेंटर ऑफ द चेस्ट लेफ्ट साइड तो हम उसको चूज़ करते, बट वो यहाँ पे नहीं है तो हम क्या चूज़ करेंगे? ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी रेस्क्यू ब्रीथ्स आर गिवन टू चिल्ड्रन इन CPR। बच्चों को CPR में कितनी सांसें दी जाती हैं? ऑप्शन ए है आपका 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, एंड ऑप्शन डी है 5। तो जब CPR देते हैं हम उस टाइम पे चेस्ट कंप्रेशन देते हैं और हम अलग से ब्रीदिंग देते हैं बाहर से। ठीक है, वो हम मशीन से भी दे सकते हैं और माउथ टू माउथ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कितनी रेस्क्यू ब्रीथ्स हम देते हैं CPR में, लाइक चिल्ड्रन को। सो चिल्ड्रन को हम कितनी देते हैं? 2। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इमरजेंसी नंबर इन इंडिया। सो इंडिया में इमरजेंसी नंबर क्या है? भारत में आपातकालीन नंबर क्या है? ऑप्शन ए है 108, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 911, एंड ऑप्शन डी है आपका 112। तो आपातकालीन नंबर इंडिया में क्या है? ये है आपका 108, जो कि एम्बुलेंस का नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फुल फॉर्म ऑफ AED। AED क्या होता है? AED एक डिवाइस होता है, यहाँ पे आपसे उसका फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन ए है एक्सटर्नल ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ऑप्शन बी है एडवांस्ड इमरजेंसी डिवाइस, एंड ऑप्शन सी है आपका इमरजेंसी डिफिब्रिलेटर, ऑप्शन डी है आपका ऑटो इमरजेंसी डिटेक्टर। सो AED का क्या फुल फॉर्म होता है? ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये क्या करता है? ये पेशेंट को शॉक देने का काम करता है CPR के टाइम पे। ठीक है,
अगर पेशेंट जो है वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देने के बाद भी, तो हम क्या करते हैं, उसको शॉक देते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ बैंडेजिंग? पट्टी लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन पर्पस क्या है बैंडेजिंग करने का? ऑप्शन ए है डेकोरेशन, ऑप्शन बी है इन्फेक्शन, ऑप्शन सी है सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, एंड ऑप्शन डी है आपका रिमूव ड्रेसिंग। सो हम ड्रेसिंग क्यों करते हैं, मेन पर्पस क्या है इसका? सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन सी सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, सहारा देना और सुरक्षा देना। क्योंकि ऑप्शन ए आपका पहले ही दिख रहा है आपका डेकोरेशन, जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इन्फेक्शन से बचाने के लिए करते हैं, बट जो आपका मेन पर्पस है यहाँ पे वो है आपका सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, विच इज़ अ सेफ्टी रूल वाइल बैंडेजिंग? पट्टी बांधते समय कौन सा सुरक्षा नियम है? ऑप्शन ए है रैप टाइटली टू स्टॉप ब्लड, खून को रोकने के लिए बहुत कसें। ऑप्शन बी है लीव ओपन वुंड, घाव को खुला छोड़ें। ऑप्शन सी है चेक सर्कुलेशन, रक्त संचार को जांचें। एंड ऑप्शन डी है बैंडेज डर्टी स्किन, गंदी त्वचा पर पट्टी लगाएं। सो कौन सा रूल हमें ध्यान में रखना है या फिर कौन सा सुरक्षा नियम है? तो जब हम बैंडेजिंग करते हैं उस टाइम पे हमें क्या चेक करना है? वहाँ पे हमें चेक करना है कि प्रॉपर सर्कुलेशन हो, क्योंकि अगर प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होगा तो मतलब आपकी बॉडी में प्रॉपर अगर सर्कुलेशन नहीं होगा तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। लाइक वहाँ पे आपका जो स्किन कलर है वो ब्लूइश हो सकता है, पेन हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर टाइट होगा तो उस कंडीशन में प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा बॉडी में। सो हमें क्या ध्यान देना है कि सर्कुलेशन मेंटेन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंडेजिंग टू टाइटली कैन कॉज? अगर हम बैंडेजिंग बहुत ज़्यादा टाइटली कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है उस टाइम पे? ऑप्शन ए है हीलिंग, ऑप्शन ए है आपका, एक सेकेंड, ऑप्शन ए है हीलिंग, ऑप्शन बी है गुड सपोर्ट, ऑप्शन सी है सर्कुलेशन ब्लॉक, एंड ऑप्शन डी है बेटर इन मूवमेंट। तो अगर हम बैंडेजिंग को बहुत ज़्यादा टाइटली कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? तो वहाँ पे प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी ब्लॉक सर्कुलेशन, क्योंकि ब्लॉक सर्कुलेशन ये अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमें जब हम बैंडेजिंग करते हैं तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि सर्कुलेशन प्रॉपर हो। अगर बहुत टाइट बांध देंगे तो क्या होगा, सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा और वहाँ पे सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाएगा, तो और प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विच बैंडेजिंग इज़ यूज्ड फॉर फिंगर और टोज? अंगुलियों और पैर की उंगलियों के पर कौन सी पट्टी लगाई जाती है? ऑप्शन ए है ट्यूबुलर बैंडेज, ऑप्शन बी है ट्रायंगुलर, ऑप्शन सी है स्पाइरल, एंड ऑप्शन डी है कॉच। सो अगर हमें फिंगर्स और टोज़ को बैंडेजिंग करनी है तो उसके लिए हम कौन से टाइप की जो बैंडेज है वो यूज़ करते हैं? इसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्यूबुलर बैंडेज। कौन सी बैंडेज यूज़ करते हैं? ट्यूबुलर बैंडेज। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजिंग अ पॉइजनिंग केस? विषाक्तता के मामले के प्रबंधन में पहला कदम क्या है? ऑप्शन ए है गिव एंटीडोट, ऑप्शन बी है आइडेंटिफाई द पॉइजन, ऑप्शन सी है इंश्योर एबीसी, एंड ऑप्शन डी है आपका इंड्यूस वॉमिटिंग। सो यहाँ पे पूछा गया है कि फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। सो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम एबीसी चेक करेंगे। एबीसी मतलब आपका एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, क्योंकि अगर ये तीनों ठीक है उसके बाद ही हम कोई आगे कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। अगर एबीसी में ही प्रॉब्लम है तो पहले हम उसको ठीक करेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन सी इंश्योर एबीसी। अगर यहाँ पे एबीसी ऑप्शन में नहीं होता तो हम क्या करते आइडेंटिफाई द पॉइजन। तो हम पॉइजन को आइडेंटिफाई करते एबीसी अगर ऑप्शन में नहीं होता तो, क्योंकि अगर हमें एंटीडोट भी देना है तो पहले हमें पता करना पड़ेगा कि कौन सा पॉइजन बॉडी में गया है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18, विच नंबर शुड बी डायल्ड इन केस ऑफ पॉइजनिंग इन इमरजेंसी इन इंडिया? सो भारत में विषाक्तता की आपात स्थिति में कौन सा नंबर डायल करें? ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 101, ऑप्शन सी है 102, एंड ऑप्शन डी है आपका 108। सो कौन सा नंबर हम डायल करेंगे? सो हम डायल करेंगे 108, क्योंकि ये जो है आपका ये एम्बुलेंस नंबर है। सो हम कौन सा डायल करेंगे? 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेकेंड,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन पॉइजनिंग। सो पॉइजनिंग के केस में कौन सा अंग जो है वो सबसे अधिक प्रभावित होता है। ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है स्किन, ऑप्शन सी है हार्ट एंड ऑप्शन डी है आइस। सो अगर किसी को पॉइजनिंग हो रही है, लाइक उसने कोई भी ऐसा पॉइजनिंग वाला सब्सटेंस कंज्यूम कर लिया है, सो उस केस में सबसे ज़्यादा जो डैमेज है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट है वो किस ऑर्गन को होगा, तो ये होगा आपका लीवर को, क्योंकि हमारे बॉडी में जो मेटाबोलाइज करता है वो लीवर करता है, तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा यहाँ पे लीवर। नेक्स्ट है व्हाट शुड नॉट बी डन इन अननोन पॉइजनिंग। सो अननोन पॉइजनिंग के केस में हमें क्या नहीं करना है। ऑप्शन ए है कॉल एम्बुलेंस, तो इसको तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे। ऑप्शन बी है इंड्यूस वॉमिटिंग, नहीं करवाएंगे। ऑप्शन सी है कीप एयरवे ओपन, वायुमार्ग खुला रखना, ये भी करेंगे। और ऑप्शन डी है मॉनिटर ब्रीदिंग, श्वसन देखना, तो ये भी चेक करेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इंड्यूस ब्रीदिंग। अब ये ब्रीदिंग उल्टी क्यों नहीं करानी है, जब हमें ये नहीं पता है कि पॉइजनिंग किस चीज़ की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने मान लो बहुत ज़्यादा एसिड कंज्यूम कर लिया है, इतना ज़्यादा कि उसकी टॉक्सिसिटी हो गई है, पर अगर हम अब उसको बिना जान में, हमें नहीं पता है कि उसने एसिड कंज्यूम किया है, तो उस केस में अगर हम उसको वॉमिटिंग करवाएंगे तो उसका जो भी अपर एयरवे होगा उसमें डैमेज हो जाएगा, क्योंकि वो एसिड है। ठीक है, तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि उसने कौन सा पॉइजन लिया है, तब तक हम उसको वॉमिटिंग नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन पॉइजनिंग। ये हो गया 21 करते हैं। कॉमन साइन ऑफ फूड पॉइजनिंग इज, खाद्य विषाक्तता का सामान्य लक्षण क्या है। ऑप्शन ए है इचिंग, ऑप्शन बी है डायरिया एंड वॉमिटिंग, ऑप्शन सी है विजन लॉस एंड ऑप्शन डी है आपका स्वेलिंग। सो अगर किसी को फूड पॉइजनिंग होती है तो उस केस में आपका कॉमन साइन क्या रहेगा, तो ये रहेगा डायरिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज शॉक। तो शॉक क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी है एक्सेसिव एनर्जी, ऑप्शन सी है आपका इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, ऑप्शन डी है गुड ऑक्सीजन सप्लाई। तो शॉक में क्या होता है, शॉक में क्या होता है, हमारी बॉडी में प्रॉपरली जो ऑक्सीजन है वो टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाती है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच सिम्टम इज कॉमन इन ऑल शॉक्स। ऐसा कौन सा सिम्टम है जो सभी शॉक्स में सारे टाइप के शॉक में सेम रहता है। ऑप्शन ए है हाई बीपी, ऑप्शन बी है एक्सेसिव यूरिनेशन, ऑप्शन सी है वीक पल्स एंड ऑप्शन डी है रैशेस। ठीक है, चकत्ते। तो कौन सा जो सिम्टम है वो सब में सेम रहता है, चाहे वो किसी भी टाइप का शॉक हो। शॉक भी आपके कई टाइप के होते हैं, मेनली लाइक 5 टाइप के होते हैं, सेप्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक और एक दो और हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे। ठीक है, तो जब कोई भी शॉक हो तो उसमें एक सिम्टम कॉमन रहता है, वो है आपका वीक पल्स। ठीक है, पल्स इरेगुलर होती है उस टाइम पे, कभी ज़्यादा कभी कम, तो वैसा ऑप्शन नहीं है इरेगुलर वाला, तो हम ऑप्शन सी को चूज़ करेंगे, ऑप्शन सी वीक पल्स। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑप्शन में होता इरेगुलर पल्स तो हम उसको चूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, शॉक लीड्स टू, शॉक किस कारण होता है। तो ऑप्शन ए है आपका इंक्रीज्ड ऑक्सीजन डिलीवरी, ऑप्शन बी है सेल डेथ एंड ऑप्शन सी है आपका मसल गेन एंड ऑप्शन डी है आपका फास्टर डाइजेशन। तो शॉक किस वजह से होता है, किस कारण से होता है, तो ये होता है मेनली आपका सेल डेथ की वजह से। जब बहुत सारी सेल डेथ कर जाती हैं एक साथ, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिस वजह से वो शॉक होता है, मतलब शॉक कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड नॉट बी गिवन टू अ शॉक पेशेंट। अगर कोई शॉक का पेशेंट है तो उसको हमें क्या नहीं देना है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है फ्लूइड्स, ऑप्शन सी है फूड एंड वाटर एंड ऑप्शन डी है वार्म ब्लैंकेट। तो अगर कोई शॉक का पेशेंट है उस कंडीशन में क्या नहीं देना है, हमें नहीं देना है फूड और वाटर, क्योंकि ये वॉमिटिंग अगर इंड्यूस हुई उस टाइम पे, वॉमिटिंग अगर पेशेंट को आई तो ये एस्पिरेट कर सकता है, लाइक ये आपके एयर वे में जा सकता है, जो भी फूड और वाटर हम पेशेंट को देंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोजीशन यूज्ड इन शॉक मैनेजमेंट। शॉक प्रबंधन में कौन सी स्थिति, कौन सी पोजीशन अपनाई जाती है। ऑप्शन ए है फॉलो पोजीशन, ऑप्शन बी है प्रोन पोजीशन, ऑप्शन सी है टेंडन वर्क पोजीशन एंड ऑप्शन डी है सिटिंग अपराइट पोजीशन। तो ये पोजीशन मैं एक बार आपको बता देती हूँ। फॉलो पोजीशन का क्या मतलब है, आपकी जो पोजीशन है वो, एक सेकेंड, वो इस तरीके से रहेगी, थोड़ी सी उठी हुई। ठीक है, आपका जो हेड है वो इस साइड रहेगा,
हेड और इस साइड आपके पैर रहेंगे। उसके बाद प्रोन पोजीशन में पेशेंट एकदम उल्टा लिटा देंगे पेशेंट को। ये पेशेंट का मतलब ये आपके पेशेंट के हेयर है, ये पेशेंट का पीठ है और ये पैर है, एकदम उल्टा लेटा है सीधा एकदम। और ट्रायंगल वर्क पोजीशन क्या होती है, इस तरीके से पैर ऊपर रहेंगे, सर नीचे रहेगा। देन सिटिंग अपराइट, ये आपकी ये वाली पोजीशन होगी। ठीक है, थोड़ा मतलब जो आपका बेड है उसको उठा के रखा है, तो पेशेंट जो है वो सिटिंग पोजीशन में है। तो अगर शॉक है तो उस कंडीशन में हम कौन सी पोजीशन को यूज़ करेंगे, उस कंडीशन में यूज़ करेंगे ट्रेंडल वर्क पोजीशन। क्योंकि देखो ये मैंने अभी आपको बताया ट्रेंडल वर्क पोजीशन में क्या करते हैं, ये पेशेंट के पैर हैं, ये पेशेंट का हेड है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो सर्कुलेशन होता है वो आपके वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंच पाता है, जैसे कि हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, तो जल्दी सर्कुलेशन पहुंच पाता है, जिससे शॉक के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं हमारी बॉडी में। अगर प्रॉपरली ऑक्सीजन पहुंचेगा हर जगह पे, ब्लड पहुंचेगा, तो शॉक के चांसेस कम हो जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन सी ट्रेंडल वर्क पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन केस ऑफ सस्पेक्टेड पॉइजनिंग एट होम। तो अगर घर में पता चल गया है कि पॉइजनिंग हुई है, तो उस केस में फर्स्ट स्टेप क्या होगा। ऑप्शन ए है कॉल द पुलिस, ऑप्शन बी है इंड्यूस वॉमिटिंग, ऑप्शन सी है आइडेंटिफाई द पॉइजन एंड ऑप्शन डी है गिव जूस। सो अगर घर में ही किसी को पॉइजनिंग हो रखी है और तो उस केस में हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले पता लगाना है कि कौन सा पॉइजन उसने लिया है, ऑप्शन सी। क्योंकि अगर हमें पता चल जाएगा कि उसने कौन सा पॉइजन लिया है तो उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27-28, वॉट शुड नॉट बी डन अनलेस एडवाइज्ड इन अ पॉइजनिंग केस। तो जब तक आपको एडवाइस नहीं किया जाएगा तब तक आपको पॉइजनिंग के केस में क्या नहीं करना है। ऑप्शन ए है कॉल फॉर हेल्प, ऑप्शन बी है इंड्यूस वॉमिटिंग, ऑप्शन सी है कीप द पेशेंट अवेक एंड ऑप्शन डी है गिव वाटर। तो आपको क्या नहीं करना है, आपको वॉमिटिंग नहीं करवानी है, इंड्यूस वॉमिटिंग नहीं करवानी है। क्योंकि अगर हमें पता नहीं रहेगा कि कौन सा पॉइज़न लिया है तो वो और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर हम वॉमिटिंग करवाएंगे तो। जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया था कि हमें अगर पता नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर उसने एसिड कंज्यूम किया है, एसिड ले लिया है बहुत ज़्यादा की टॉक्सिसिटी हो गई है उसमें बॉडी में, तो अगर हम उसको दोबारा से बाहर निकालेंगे तो अपर जो एयरवे है, माउथ वगैरह, वो सब डैमेज हो सकता है। तो इस वजह से हम क्या नहीं करवाएंगे, हम वॉमिटिंग नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ चोकिंग पर्सन बिकम्स अनकॉन्शियस व्हाट शुड यू डू। अगर एक ऐसा पर्सन है जिसको चोकिंग हो रखी है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है गिव वाटर, ऑप्शन बी है कॉल रिलेटिव, ऑप्शन सी है डू नथिंग एंड ऑप्शन डी है स्टार्ट सीपीआर। तो हम क्या करेंगे, तो उसको सीपीआर देना हम स्टार्ट कर देंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ पॉइजन स्पिल्स ऑन स्किन व्हाट यू शुड डू। अगर जहर जो है वो त्वचा पर गिर जाए तो क्या करें, क्या करना चाहिए आपको। ऑप्शन ए है रब विद कोल्ड क्लॉथ, ऑप्शन बी है वॉश विद वाटर, ऑप्शन सी है कवर इट एंड ऑप्शन डी है अप्लाई लोशन। तो अगर पॉइजन स्किन पे गिर जाता है तो आपको क्या करना है, इसको पानी से धोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टू डू वाइल वेटिंग फॉर हेल्प इन चोकिंग। तो अभी हमें क्या करना है, जब किसी को चोकिंग हो जाती है तो और हम वेट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, जब तक कोई हेल्प नहीं आती है, वेट साइलेंटली, चुपचाप इंतज़ार करें। ऑप्शन बी है गिव टी, चाय दें, ऑप्शन सी है परफॉर्म बैक फ्लोज, पीठ पर थपकी दें एंड ऑप्शन डी है डू नथिंग। तो हमें क्या करना है, जब तक हेल्प नहीं आती है हमें बैक ब्लोज परफॉर्म करने हैं। ठीक है, पीठ पर थपकी देनी है, ताकि अगर अगर कुछ छोटा मोटा चीज़ होगा या फिर हो सकता है कि वो जो चोकिंग हुई है जिस भी ऑब्जेक्ट से, वो बाहर निकल जाए। ठीक है, सो गाइस सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाए या नहीं, वो भी आप बता सकते हो। सो पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।